हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज आप लोग का फिर से एक नए सिविक्स पार्ट 2 की वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होता है, लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का कारण, इसके बाद देखेंगे लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का कार्य, इसके बाद पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी में द्वंद्ववाद। आखिर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी द्वंद्ववाद कैसे उत्पन्न हुई, ये सब सारी की जानकारी आज इसमें निपटारा कर। इसके बाद इससे पहले हम आपको लोकतंत्र के मुख्य उद्देश्य तक आपको हम क्या कर दिए थे, पढ़ा दिए थे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे किस तरह लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन और असमानताएं जैसे बैठाकर उसका सर्वमान्य समाधान किया कैसे जाता है। इसके बाद इस अध्याय के दूसरे पड़ाव में लोकतांत्रिक में सामाजिक विभाजन और भेदभाव जैसे असमानताएं जाति, धर्म, लिंग, इस सब को राजनीतिक से कैसे दूर कर सकते हैं, यही सब के बारे में आज जानकारी सिविक्स के अंतर्गत लेने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। यदि आपसे कोई पूछेगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होता है, तो आप याद रखिएगा सत्ता की साझेदारी यानी कि लोकतंत्र हम बता चुके थे कि यह जनता के द्वारा तथा जनता के लिए क्या है, शासन है। क्योंकि यह जनता के ही द्वारा किए जाते हैं, चुने जाते हैं, फिर जनते ही उसे क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर जनता पर ही क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो यहां तक हम आपको क्या कर दिए थे, लोकतंत्र के बारे में बता दिए थे। ये भी बताए थे कि लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। और इसी दिन भारत में क्या लागू हुई थी, संविधान लागू हुआ था। इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा, लोकतंत्र में सत्ता की क्या कोई पूछेगा, साझेदारी। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था है, यानी कि यह भी एक प्रकार का क्या है, कोई पूछेगा, शासन व्यवस्था है। जिस तरह से प्रशासन की एक व्यवस्था है, मंत्रियों की एक व्यवस्था है, आदमियों की एक व्यवस्था है, नागरिकों की एक व्यवस्था है, उसी तरह यह भी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एक क्या है, व्यवस्था है। इसके बाद कहता है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की क्या होती है, भागीदारी होती है। समूह मतलब होता है ग्रुप, इसका इंग्लिश कोई पूछेगा, समूह मतलब ग्रुप और समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी। यानी कि ग्रुप और कम्युनिटी क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। समूह और समुदाय को जब मिला दीजिएगा तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या होगा, जन्म होगा। तो कोई पूछेगा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एक लोगों से मिलती है या पूरे ग्रुप, पूरे कम्युनिटी मिल करके तब किसका निर्माण करते हैं, सत्ता की साझेदारी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे यहां चित्र देखिए, ये किसका संकेत दिखा रहा है, आप बोलिएगा सत्ता की साझेदारी का, क्योंकि यहां पर कोई एक व्यक्ति नहीं है। देखिए कितने सारे समूह और कितने सारे समुदाय के लोग यहां पर क्या किए हुए हैं, जुटे हुए हैं। मतलब यह संकेत देता है कि ये किसका साझेदारी हो रहा है, सत्ता की साझेदारी हो रहा है। यानी कि किस पर सत्ता की साझेदारी हो रहा है, लोकतंत्र में सत्ता की क्या होती है, साझेदारी हो रहा है। तो साझेदारी कभी भी एक व्यक्ति के बीच नहीं होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, समूह होते हैं और बहुत सारे समुदाय के लोग मिलजुल करके लोकतंत्र में सत्ता की क्या निभाते हैं, साझेदारी को निभाते हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत इनके बीच सत्ता को बांटा जाए। इसमें कहा गया है कि इसमें क्या किया जाए, सत्ता को क्या किया जाए, बांटा जाए। आखिर सत्ता किसी को भी मिले, यानी कि किसी को भी
देश की कोई भी राजनीतिक विभाग में सत्ता दिया जाए तो उसको किस प्रकार बांटा जाए, क्या परिवारवाद में बांटा जाए, क्या समाजवाद में बांटा जाए, तो आप इसको किस प्रकार बांटते हैं, यही कहता है कौन चीज, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कोई पूछेगा बताओ क्या है, यह किसी समूह और समुदाय के, यह किसी समूह और समुदाय की क्या होती है, भागीदारी होती है। तो आपकी और हमारी भी भागीदारी बनता है कि लोकतंत्र को क्या बनाए, मजबूत बनाए और निष्पक्ष बनाए, और हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, स्थापित है। हमारे देश में किस प्रकार के लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष क्या है, लोकतंत्र है। यही है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी कि पूरे समूह और समुदाय को मिला दीजिए, लोकतंत्र में सत्ता की क्या हो जाएगा, साझेदारी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मुख्य कारण। आखिर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी। जैसे किसी एक पार्टी का यदि प्रधानमंत्री अपने दम पर नहीं बना पाते हैं तो बहुत सारे पार्टियों का क्या कर लेता है, गठबंधन कर लेता है। क्या कर लेता है, गठबंधन कर लेता है। जैसे भारत में अभी दो पार्टियों का क्या चल रहा है, गठबंधन चल रहा है। जैसे इंडिया और एनडीए, ये दोनों पार्टी मिलकर सोचते हैं कि हमारे गठबंधन से क्या बने, प्रधानमंत्री बने। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, साझेदारी चल रहा है। क्या चल रहा है, साझेदारी चल रहा है। इसी तरह कहता है अगला स्टार, अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र में ऐसा कौन सा कारण है साझेदारी जरूरी है। जैसे आपको ऐसा क्या कारण हुआ कि घर में आप किसी दूसरे व्यक्ति, समाज में आपको किसी दूसरे व्यक्ति से साझेदारी करनी पड़ी। तो आप लोग जब आपके पिता या मेरे माता या आपके पिता हो, किसी के भी पिता हो, समाज में जब संबंध जोड़ते हैं वहां पर क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। अपने बेटे के संबंध उसकी बेटी से करवाते हैं, वो अपने बेटी का संबंध उसके बेटे से करवाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, साझेदारी हुआ। उसी प्रकार साझेदारी है लोकतंत्र में। किसमें, लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यदि पूछे तो आप याद रखिएगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मुख्य कारण क्या है, निम्नलिखित है। मुख्य कारण क्या है कोई पूछेगा, निम्नलिखित है। सबसे पहला कहता है समाज के हर हिस्से का उचित विकास होना चाहिए। समाज के जितने भी हिस्से हैं, जैसे समाज के अंतर्गत आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, ये जितने भी समुदाय है सबका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे अपने जात का विकास कर लिए, किसी दूसरे जात का विकास हो या ना हो। और जैसे लोकसभा का जब निर्वाचन आयोग लोकसभा बनाते हैं तो वहां पर सभी जातियों का क्या करते हैं, आंकड़ा करते हैं कि कोई एक जाति तो अधिक नहीं है। यदि कोई एक जाति अधिक हो जाएंगे तो लोकसभा में उसी जाति का हर बार क्या बनेंगे, सांसद बनेंगे। तो लोकसभा का भी निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है, लोकसभा किस प्रकार बनाया जाता है, तो लोकसभा इस प्रकार बनाया जाता है कि सभी जातियों का क्या रहे, समान रहे। कोई हल्का फल्का 19 या 20 हो जाए तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ताकि किसी अन्य जाति के लोग अधिक ना हो, कोई सभी जाति के लोग क्या हो, समान हो। इस प्रकार लोकसभा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसी तरह कहता है समाज के हर हिस्से का कौन सा विकास होना चाहिए, उचित विकास होना चाहिए। और हर एक कोई भी मंत्री रहे, नहीं कहता है सत्ता आएगा जाएगा लेकिन देश मेरा वही रहेगा। चाहे सत्ता किसी के पास भी जाए, उसके पास जाए, चाहे उसके पास जाए, लेकिन देश तो मेरा बचा हुआ रहेगा, देश तो भारतीय ना रहेगा। आज उसका सत्ता है तो कल किसी और का सत्ता है। इसके बाद कहता है दूसरा कि अपने आप में लड़िए मत, अपने आप में लड़िए मत, भाईचारा क्या करके रखिए,
बनाए रखना चाहिए। नहीं कहता है शायर वो नहीं होते जो शायर सुनते हैं, शायर वो होते हैं जो शायर सुनाते हैं। उसी तरह विद्यार्थी वो नहीं होते जो नहीं पढ़ते हैं, विद्यार्थी वो होते हैं जो पढ़ते हैं। तो इसी तरह कहता है कि भाईचारा क्या करके रखिए, अपने आप में बनाए रखिए, ताकि सत्ता की लालच में अपने आप, अपने परिवार, अपने समाज से लड़िए मत, उस समाज की और भाईचारा बनाए रखिए। सत्ता आज आपकी है तो कल किसी और की है, लेकिन एक बार यदि समाज में भाईचारा टूट जाए तो भाईचारा जल्दी बनता नहीं है। यही कहता है लोकतंत्र के मुख्य कारण का दूसरा उद्देश्य। इसके बाद कहता है किसी एक राजनीतिक समाज का वर्चस्व सत्ता में नहीं होना चाहिए। कहता है कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी हो, चाहे जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अभी ना बीजेपी कांग्रेस पहले से बहुत पुराने पार्टी है दोनों पार्टी, तो कहता किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होना चाहिए समाज में। हर एक पार्टी का क्या होना चाहिए, वर्चस्व होना चाहिए। एक विचार कीजिए, यदि कोई भी अधिकारी बनते हैं, क्या एक डिस्ट्रिक्ट या एक जगह उसे रहने देता है? नहीं देता है। क्या करता है? उसका तबादला, ट्रांसफर करता है कि आप एक जिले में 1 साल रह गए तो आपको कौन सा जिला में भेजा जाएगा? दूसरा जिला में भेजा जाएगा। क्योंकि कहता है जब आप किसी एक जगह ज्यादा दिन रहिएगा वहां आपकी क्या हो जाएगी? पकड़ हो जाएगा। जब पकड़ हो जाएगा तो क्या चलेगा? नोट नहीं तो कुछ नहीं। नहीं कहता नोट नहीं तो वोट नहीं। तो इसी तरह कहता है किसी एक राजनीतिक समाज का वर्चस्व सत्ता में नहीं होना चाहिए। हर एक पार्टी को क्या दो? मौका दो, तब ये देश का क्या होगा? विकास होगा। यदि किसी एक पार्टी को रख लिए तो मतलब फिक्स है, देश बर्बादी की ओर जाएगा। तो हर एक पार्टी को क्या देना चाहिए? मौका देना चाहिए, ताकि सत्ता का क्या हो? विकास हो। और इससे यही मुख्य कारण को लोकतंत्र का आत्मा कहा गया है। ये तीनों बात यदि आप याद रखते हैं, मतलब लोकतंत्र की आत्मा को आप क्या रखे हैं? जीवित रखे हैं। यदि ये तीनों बात आपको याद नहीं है तो लोकतंत्र की आत्मा मर गया। इसलिए तो सबसे पहला कोई पूछेगा बताओ, सबसे पहला समाज के हर हिस्से का क्या होना चाहिए? उचित विकास होना चाहिए। दूसरा कहता है भाईचारा बनाए रखिए अपने आप में। तीसरा कहता है किसी एक राजनीतिक समाज का वर्चस्व सत्ता में नहीं हो। चलते हैं, लेकिन आप तो इतना समझ गए कि किसी एक राजनीतिक पार्टी का समाज में वर्चस्व नहीं हो, लेकिन आपसे सवाल पूछेंगे कि एक बात बताओ, लोकतंत्र में कौन कौन सा शासन अंग है? तो आप याद रखिएगा लोकतंत्र के 3 शासन अंग है। कितने अंग है? कोई पूछेगा लोकतंत्र के कितने शासन अंग है? तो लोकतंत्र के शासन अंग कितना है? कोई पूछेगा लोकतंत्र के शासन अंग 3 है। कितना भैया? लोकतंत्र के शासन अंग कोई पूछेगा बताओ कितना है? तो आप याद रखिएगा लोकतंत्र के शासन अंग 3 है। सबसे पहला कोई पूछेगा बताओ लोकतंत्र के सबसे पहला शासन अंग कौन सा है? आप याद रखिएगा इसके अंतर्गत सबसे पहला जो आता है वो है विधायिका। कौन चीज कोई पूछेगा? विधायिका। अच्छा, आपके मन में सवाल चलता होगा कि विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो आप याद रखिएगा विधायिका के अंतर्गत 2 चीज आते हैं। सबसे पहला कोई पूछेगा कौन चीज? एमपी। इसके बाद कोई पूछेगा एमएलए। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? कोई पूछेगा विधायिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन भैया आपसे कोई पूछेगा आखिर ये विधायिका करता क्या है? तो ये कानून बनाते हैं। देश के लिए जो कानून बनते हैं ये दोनों का काम होता है। एमपी किसको चलाने का काम होता है? सांसद देश को चलाता है। लेकिन एमएलए कोई पूछेगा किसको चलाता है? तो एमएलए चलाता है किसको? कोई पूछेगा राज्य को। तो कोई पूछेगा लोकतंत्र के शासन अंग कितने? तो सबसे पहला कौन चीज? विधायिका। विधायिका के अंतर्गत कौन कौन? एमपी और एमएलए। ये दोनों क्या करते? कोई पूछेगा ये दोनों कानून बनाते हैं। और एमएलए किसको चलाता है? राज्य को। लेकिन एमपी किसको चलाता है? एमपी देश को चलाता है। ये तो हो गया पहला अंग। दूसरा कोई पूछेगा बताओ दूसरा अंग कौन सा है? तो आप याद रखिएगा दूसरा के अंतर्गत रखा गया है
कार्यपालिका को। किसको कोई पूछेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब होता है काम करने वाला। जो क्या करते हैं कोई पूछेगा? काम करते हैं। जैसे कार्यपालिका के अंतर्गत आपसे पूछेंगे कि बताओ कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो मंत्री, अधिकारी, कौन कौन कोई पूछेगा? सबसे पहला तो कौन आता है? मंत्री। इसके बाद कोई पूछेगा? अधिकारी। इसके बाद कोई पूछेगा? कर्मचारी। ये सभी जो आते हैं ये कौन चीज के अंतर्गत आते हैं? ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका मतलब होता है काम करने वाला, और ये मंत्री हो गया, अधिकारी हो गया, कर्मचारी हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और आपसे कोई पूछेगा बताओ देश को चलाता कौन है, तो देश को चलाता है यही कार्यपालिका। तीसरा आपसे पूछेंगे बताओ तीसरा कौन है, तो तीसरा होता है न्यायपालिका। कौन चीज कोई पूछेगा? न्यायपालिका। अच्छा, न्यायपालिका के अंतर्गत कोई पूछेगा किसको किसको रखा गया है? आप याद रखिएगा, इस न्यायपालिका के अंतर्गत 3 कोर्ट आते हैं। क्या आते हैं? कोर्ट आते हैं। सबसे पहला आप बोलिएगा डीसी। डीसी मतलब कोई पूछेगा बताओ कौन चीज? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सा कोर्ट कोई पूछेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद कोई पूछेगा कौन चीज? एचसी। एचसी मतलब कौन चीज? सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ कौन चीज? एससी मतलब होता है हाई कोर्ट। तो कोई पूछेगा लोकतंत्र के शासन अंग बताओ कितने होते हैं? आप याद रखिएगा लोकतंत्र के शासन अंग 3 होते हैं। सबसे पहला विधायिका। विधायिका के अंतर्गत एमपी और एमएलए। ये क्या करते हैं कोई पूछेगा? ये कानून बनाते हैं। इसके बाद दूसरा कोई पूछेगा कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी। और ये क्या करते हैं? काम करते हैं। इसी से क्या चलता है? हम लोगों का देश चलता है। दूसरा होता है कोई पूछेगा न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? कोर्ट आते हैं। कोर्ट के अंतर्गत क्या चीज आते हैं? 3 कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये तीनों में क्या होते, क्या दिलाते हैं? न्याय दिलाते हैं। तो लोकतंत्र के शासन अंग भी आप क्या हो गए? समझ गए। आगे चलते हैं। आगे कहता है सत्ता की साझेदारी का कौन चीज? कार्य। किसके साझेदारी में कार्य? सत्ता की जो ये साझेदारी है आखिर इसका कार्य क्या क्या है, काम क्या क्या है? तो आप याद रखिएगा यह साझेदारी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच व्यापार। सबसे पहले कौन चीज? व्यापार। इसके बाद व्यवसाय करने का क्या है? संबंध है। यह साझेदारी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का कार्य कहता है कि ये जो है ये 2 लोगों या 2 से अधिक क्या क्या करने के बीच संबंध दर्शाता है? व्यापार और व्यवसाय। यानी कि जब देश में 2 गुटों का मिलाव हो या तो राज्य में 2 मंत्रियों का मिलाव हो, मतलब हमारे देश में विकास होगा, बेरोजगारी हटेगा और व्यापार और व्यवसाय में क्या होगी? बढ़ावा मिलेगा। जब व्यापार और व्यवसाय बढ़ेगा तो राज्य पीछे नहीं रहेगा। जब राज्य पीछे नहीं रहेगा तो देश भी पीछे रहने वाला नहीं है। तो इसीलिए व्यापार और व्यवसाय करने का क्या है? संबंध है। जैसे में प्रत्येक व्यक्ति का कौन चीज? धन। अपना अपना व्यक्ति सभी जितने कमाते हैं उसकी क्या होती है? धन होती है। इसके बाद सबके पास क्या होता है? संपत्ति होता है। अपना अपना क्या होता है? संपत्ति होता है। इसके बाद मजदूर या कौशल का क्या निभाता है? साथ निभाता है। जब व्यापार और व्यवसाय बढ़ेगा तो प्रत्येक व्यक्ति की धन में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। जब धन में बढ़ोतरी होगी तो संपत्ति भी बढ़ेगा। जब संपत्ति बढ़ेगा तो इसके बाद कहता मजदूर या कौशल के साथ निभाता है, और मजदूर और कौशल का भी क्या होगा? साथ निभाएगा। यही है सत्ता की साझेदारी का कौन चीज? कार्य। तो कोई पूछेगा सत्ता की साझेदारी मतलब कार्य मतलब क्या होता है? यह 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच क्या दर्शाता है? व्यापार और व्यवसाय करने का क्या है? एक प्रकार का संबंध है, रिलेशन है। क्या है? आप ही हमसे पढ़ रहे हैं या आप ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, किस पर देख रहे हैं? विश्वास पर, भरोसा पर। यानी आपके और हमारे बीच क्या है? संबंध है कि व्यापार और व्यवसाय बढ़ेगा। हो सकता है व्यापार और व्यवसाय में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो चलते हैं अगले भाग में।
अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लोकतंत्र में कौन चीज कोई पूछेगा, द्वंद्ववाद। अच्छा, तो अगला स्टार हम लोग का क्या हो गया, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। यानी कि अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है। तो देखिए, द्वंद्ववाद कोई आपसे पूछे, द्वंद्ववाद मतलब होता है औपचारिक प्रणाली। कौन चीज कोई पूछेगा, औपचारिक प्रणाली। यानी कि किससे जुड़ा हुआ कोई पूछेगा, तकनीकी से जुड़ा हुआ। जो तकनीकी से जुड़ा हुआ रहेगा वही क्या कहलाएगा, द्वंद्ववाद। यानी कि यह एक कैसी प्रणाली है, यह एक औपचारिक प्रणाली है। द्वंद्ववाद मतलब होवे करता है तकनीकी से जुड़ा हुआ मामला। तो कहता इसका अर्थ होता है तर्क। इसका सबसे पहले अर्थ होता है, कौन चीज कोई पूछेगा, तर्क। तर्क मतलब होता है कि जैसे दो आदमी बात किए तो आप अपना भी तर्क क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसके बाद होता है वितर्क। वितर्क मतलब होता है जैसे गांव में पंचायती होता है तो पंचायती होने से पहले क्या रखा जाता है, दलील। दलील उसे कहते हैं, जैसे कोर्ट में यदि आप जाइएगा न्याय मांगने, तो न्याय से मांगने से पहले आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं पहुंच सकते, आपको अपना एक क्या रखना पड़ेगा, वकील। तो वही हुआ कौन चीज, वकील को ही बोलते हैं दलील। कौन चीज कोई पूछेगा, दलील। तो वितर्क मतलब होता है कौन चीज, दलील। या क्या करना, बातचीत करना। यदि आप बातचीत कर लिए तो ये कौन चीज हुआ, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। तो इसका अर्थ मतलब कोई पूछेगा, बताओ लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, तर्क, वितर्क या किसी व्यक्ति से क्या करना, बातचीत करना। जैसे अनुच्छेद 40 में कहा गया है किसका विकास के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। काहे ग्राम पंचायत का चर्चा किया गया है, क्योंकि यदि हमारे समाज में ग्राम पंचायत नहीं होते तो आज हमारा गांव का विकास नहीं होता। ये महात्मा गांधी जानते थे, लेकिन अंबेडकर साहब इसको क्या कर दिए, संविधान लिखते नकार दिए थे। बोले ग्राम पंचायत नहीं होगा। काहे बोला, क्यों नहीं होगा, बोला ज्यादा तो घोसे खा लेगा। लेकिन बोला खाएगा कितना, खाएगा कितना, पेट फुलाएगा नेतवा, खाते खाते 5 साल है, 2 साल का रुपया खाएगा, कम से कम 3 साल का तो विकास करेगा। सही बात है कि नहीं। उसी तरह कहता है कि इसका अर्थ होता है तर्क वितर्क या क्या करना, बातचीत करना। इसके बाद कहता है लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही क्या किया जाता है, शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र देखो कितना मजबूत है हम लोग का लोकतंत्र। कहता है यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए, जिसमें किसके लिए, हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही क्या किया जाता है, शासन चलाया जाता है। यानी कि लोग ही चुनते हैं, फिर लोगों पर ही क्या चलाते हैं, शासन चलाते हैं। यह है हमारे देश की कौन चीज, लोकतंत्र। मजबूत लोकतंत्र। पहले चुनो तब तुमको चुनाएंगे। कौन कहता है, हम नहीं कहते हैं, लोकतंत्र कहता है पहले चुनो तब चुनाएंगे। कौन, लोकतंत्र। आगे चलते हैं, अगला कहानी सुनते हैं। अगला क्या है, कहता इस शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होते हैं। और ये इस शासन से लोकतांत्रिक व्यवहार मतलब होता है चाल चलन, समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होते हैं और समाज को ये प्रभावित करते हैं, जगाते हैं। जागो, जिस तरह से ग्राहक के लिए नारा है जागो ग्राहक जागो, इसी तरह विद्यार्थियों के लिए भी नारा होता है जागो अब विद्यार्थी जागो, सो मत, जो सो गया वो खो गया। इसके बाद चलते हैं अगला एरो में। कहता है ये द्वंद्ववाद लोकतंत्र में समस्या उत्पन्न करती है। ये द्वंद्ववाद क्या करता है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद क्या उत्पन्न करता है, कोई पूछेगा, समस्या उत्पन्न करता है। कोई पूछेगा कैसे, तो आप याद रखिएगा जैसे मुंबई और कौन चीज, बेल्जियम की कहानी। आपसे कोई पूछेगा ये मुंबई और बेल्जियम की कहानी कैसे द्वंद्ववाद उत्पन्न किया, तो चलिए चलते हैं और मुंबई और बेल्जियम की कौन चीज में, एग्जाम्पल में जैसे समझते हैं मुंबई और बेल्जियम की कौन चीज कहानी। जैसे मुंबई में 1961 में, कितना ईस्वी में कोई पूछेगा, 1961 ईस्वी में मराठियों की संख्या कितना परसेंट हो गया, कोई पूछेगा। 1961 में मराठियों की संख्या कितना परसेंट था, 34%। जब
जनगणना किया गया, आंकड़ा किया गया कि एक बात बताइए 1961 में मराठियों की संख्या कितना परसेंट, तो 34% बताया गया। लेकिन 1961 ईस्वी के बाद जब बढ़ते बढ़ते 2001 ईस्वी का समय आया तो वहां पर कितना परसेंट हो गया, 57%। बोला गया ये तो बढ़ोतरी हो गया। बोला सच्चे में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। बोला इतना प्रवासी कहां से आ रहे हैं। ये जब आंकड़ा किया गया तो आंकड़ा में मिला गया कि दक्षिण भारत, कौन सा भारत कोई पूछेगा, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है सबसे पहला चेन्नई। कौन चीज कोई पूछेगा, सबसे पहला चेन्नई। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ कौन चीज, बंगलोर। इसके बाद कोई पूछेगा हैदराबाद। ये सब कौन भारत के अंतर्गत आते हैं, दक्षिण भारत के और आते हैं। तो ये तीनों यानी कि ये सब से लोग मुंबई में क्या होने लगे, बहुत अधिक संख्या में क्या होने लगे, बढ़ने लगे। कोई पूछेगा बढ़ने का आखिर कारण क्या था, तो इस बढ़ने का मुख्य कारण था कि उत्पादन एवं व्यवसाय। क्योंकि पहले चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद में इतना व्यवसाय और उत्पादन की बढ़ोतरी नहीं थी, जिसके कारण वहां पर रहने वाले लोगों के लिए उत्पादन और व्यवसाय में बहुत सारी क्या होती थी, दिक्कत होती थी। तब क्या किया गया, एक कंपनी का, इंस्टीट्यूट का क्या किया गया, गठन किया गया। बोला इसका क्या होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। जब सर्वे हुआ तो ये एक इंस्टीट्यूट था, उस इंस्टीट्यूट का नाम था, आप याद रखिएगा, टाटा इंस्टीट्यूट। उसका क्या नाम था, टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कौन चीज कोई पूछेगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसके द्वारा जब आंकड़ा किया गया तो देखा गया कि प्रवासी मजदूर कितने परसेंट, 49%। जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा यह गणना किया गया, देखा गया कि 49% लोग कहां पर लगे हुए हैं, उत्पादन और व्यवसाय में लगे हुए। जब ये लगे हुए थे तो चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे राज्यों दक्षिण भारत के लोग सोचे कि इसका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जैसे विकास हुआ वहां पे लगे जितने भी व्यवसाय उत्पादन कार्य में लगे हुए थे सभी वापस क्या हो गए, लौट गए। कहा गया यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो मुंबई सभी भारतीयों का क्या है, प्रदेश है। और प्रदेश वास्तव में है। यह है किसकी कहानी, मुंबई की कहानी। इसी तरह कहानी है किसका, कोई पूछेगा, बेल्जियम में। बेल्जियम में कितने तरह के भाषा बोले जाते थे, 3 तरह के। लेकिन बेल्जियम पड़ता कहां पर है, तो आप याद रखिएगा, ये बेल्जियम जो पड़ता है, ये बेल्जियम पड़ता है यूरोप में। कहां पर कोई पूछेगा, बेल्जियम कहां पर है, यूरोप में है। यूरोप में 3 तरह से भाषा क्या थे, फेमस थे, फ्रेंच, जर्मन, डच। ये तीनों भाषा के लोग कहां आ गए, भारत में भी कुछ कुछ देखने मिला। तो वहां पर देखा गया कि आखिर भारत में फ्रेंच कितना परसेंट लोग बोले जाते हैं, तो वहां पर देखा गया कि 59% क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। इसके बाद 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। इसके बाद 40% लोग देखा गया क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। ये तीनों भाषा ने देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कोई पूछेगा कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ये जो भाषा था अंग्रेजों से मिलता जुलता भाषा था। तो जब देश में अंग्रेज शासन करने लगे उसको भगाने में यह भाषा मददगार साबित हुआ और द्वंद्व का क्या किया, काम किया। तो ये था मुंबई और बेल्जियम की कौन चीज, कहानी। आगे देखिए, आगे इसी तरह कहता है जैसे में मुंबई एवं बेल्जियम की कौन चीज, कहानी। तो मुंबई और बेल्जियम की कहानी आप समझ गए। लेकिन आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ, ये जो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद हुआ था इसके जनक कौन थे, तो आप याद रखिएगा इस द्वंद्ववाद के जनक 19वीं सदी के, कौन सी सदी के, 19वीं सदी के कौन थे, कोई पूछेगा। एक नाम है जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिक। कौन थे, कोई पूछेगा, जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिक। आप तो बता दिए कि ये जॉर्ज विल्हम
फ्रेडरिक क्या थे, द्वंद्ववाद के जनक थे। लेकिन आपसे कोई पूछेगा बताओ ये कहाँ के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। उसी ने क्या क्या था, लोकतंत्र में क्या उत्पन्न किए थे, द्वंद्ववाद को उत्पन्न किए थे। तो इस शासन के लोकतांत्रिक, तो ये पूरे आप क्या कर लिए, समझ लिए। तो जब इतना समझ गए तो आज की सिविक्स को हम यहीं पर क्या करते हैं, रोकते हैं। यदि आज की सिविक्स आपको समझ में आया होगा तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द मुद्दा लेकर, मुद्दा 4 पढ़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द मुद्दा लेके पार्ट 3 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।